गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने तुमको प्रेशर इंट्रोड्यूस करा दिया था कि प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर का डेफिनेशन क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, प्रेशर जो था उसको हमने इस तरह से डिफाइन किया है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में जो फोर्स डेवलप होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। ऐसा ही बोलते हैं ना? ठीक है, अच्छा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैंने तुमको बताए थे। एग्जांपल्स क्या था कि वो विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ यू कैन इजीली कट द वेजिटेबल्स बिकॉज द सरफेस एरिया अब देखो यहाँ पे याद क्या रखना होता है अपने को कि जितना कम कॉन्टैक्ट एरिया उतना ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है क्या? ठीक है, जितना कॉन्टैक्ट एरिया कम रहेगा उतना ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा, या वाइस वर्सा क्या याद रखेंगे? जितना ज्यादा एरिया प्रेशर डेवलप्ड उतना ही कम। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए थे। कुछ एग्जांपल्स से नाइफ वाला एग्जांपल था, बैक के स्ट्रेप वाला एग्जांपल था, कैमल वाला एग्जांपल था। ये सब मैंने कुछ एग्जांपल्स तुमको इससे पहले वाले लेक्चर में सिखाया था। अब क्या है ना, प्रेशर का यूनिट देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रेशर का यूनिट। प्रेशर का यूनिट मतलब हो गया, मुझे क्या लिखना है? मुझे लिखना है प्रेशर का यूनिट। ठीक है, अच्छा। फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का एसआई यूनिट है 1 न्यूटन, ये हमने पढ़ा है ना। और एरिया के लिए हम क्या यूज करते हैं? मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो या आप इसको ये भी लिख सकते हो, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? प्रेशर के यूनिट्स हम दो तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। अच्छा, अब ये जो प्रेशर का यूनिट है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 पास्कल। ठीक है, ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वी कॉल इट एज 1 पास्कल। अब हमने क्या बताया, मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछते हैं define 1 pascal. What do you mean by 1 pascal of pressure? 1 pascal, define 1 pascal. ये डेफिनेशन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब 1 pascal का डेफिनेशन देखो क्या होगा। अगर मैं बोलूं कि मुझे 1 pascal का प्रेशर चाहिए, 1 pascal का प्रेशर मुझे कैसे मिलेगा? पास्कल के लिए क्या यूज करेंगे? PA। ठीक है, पास्कल के लिए जो शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे वो P है। जैसे न्यूटन के लिए N यूज करते हैं ना, पास्कल के लिए क्या यूज करेंगे? PA। 1 पास्कल क्या है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्या? हमने क्या बोला कि अगर 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 1 न्यूटन का फोर्स इवनली लगाया जाए, ध्यान से सुनना, ये अगर 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 1 न्यूटन का फोर्स इवनली लगाया जाए तो जो प्रेशर डेवलप होगा वही 1 पास्कल होगा क्या? ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये ऐसा यूनिट ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 पास्कल। अब 1 पास्कल अगर मुझे डिफाइन करना है तो हम क्या जानते हैं? प्रेशर जो है वो फोर्स अपॉन एरिया है। मान लो फोर्स भी 1 रख दिया और एरिया भी है वो भी 1 रख दिया, तो जो प्रेशर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा क्या? बात समझ में आ रहा है? तो 1 पास्कल का डेफिनेशन तो कैसे देते हैं? 1 पास्कल क्या है? इफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड, if 1 Newton of force is applied evenly, 1 Newton of force is applied evenly on 1 meter square area, 1 meter square area, then the pressure developed is 1 पास्कल। बात समझ में आ रहा है क्या? ये डेफिनेशन हमें याद रखना है। क्या डेफिनेशन है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर 1 न्यूटन का फोर्स इवनली लगाया जाए तो जो प्रेशर डेवलप होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 पास्कल। बात समझ में आ रहा है? ये पहला डेफिनेशन है जो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में तुमसे पूछा जाएगा। एक और डेफिनेशन होता है जिसके बारे में बात करेंगे, जिसको क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
तो नेक्स्ट टर्म क्या देखते हैं, नेक्स्ट टर्म, अच्छा इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले जो बेसिक बेसिक डेफिनेशंस है ना उन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमें क्या देखना है, नेक्स्ट डेफिनेशन हमें देखना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर? What do you mean by atmospheric pressure? अब atmospheric pressure का मतलब क्या है? हमारा जो अर्थ का सरफेस है, हमारा जो अर्थ का सरफेस है उसके आसपास, मान लो ये अर्थ है हमारे पास, ऐसे ये अर्थ है, अब ये अर्थ के चारों तरफ, ये अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है क्या, एयर का लेयर बना हुआ है ना, इसी को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। हर डायरेक्शन में क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, हर डायरेक्शन में क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। अब कोई भी इंसान मान लो यहां कहीं पे, अब इस इंसान के ऊपर एटमॉस्फेयर का पूरा पूरा एक लेयर है क्या, ये जो इंसान है, कोई भी इंसान है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का पूरा पूरा एक कॉलम है क्या, हाँ या ना? अब ये जो एटमॉस्फेयर का कॉलम, ये जो एटमॉस्फेयर का कॉलम प्रेशर अप्लाई करेगा एक यूनिट एरिया में, बात समझ में आ रहा है? ये जो एटमॉस्फेयर का कॉलम है वो जो भी प्रेशर अप्लाई करेगा एक यूनिट एरिया में, उसी को क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे, एटमॉस्फेरिक क्या है, प्रेशर अप्लाइड बाय द एटमॉस्फेयर, प्रेशर अप्लाइड बाय द एटमॉस्फेयर। हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, प्रेशर अप्लाइड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन एन यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पर जो भी प्रेशर एटमॉस्फेयर अप्लाई कर रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अच्छा अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक, द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अबाउट, ये डेटा है, ये आपको याद रखना होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। बात समझ में आ रहा है? सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेयर, हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर का लेयर है वो हम पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है। अब हम पे वो जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अबाउट 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अभी के लिए हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हायर क्लासेस में सीखते हैं। अभी हमें क्या जानना है, अभी हमें एक तो ये जानना है कि प्रेशर अप्लाइड बाय द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द वैल्यू ऑफ दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन एज 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट यहां पे हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ एंड हाइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ एंड हाइट। अभी जो बताऊंगा वो ध्यान से सुनना है, वो इंपॉर्टेंट होगा। वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ एंड हाइट। ठीक है, ये सीखने वाले हैं। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तुम अगर कभी डैम गए होगे ना, डैम के पास गए होगे, जैसे डैम है, यहाँ पर भी कुछ कुछ डैम्स है, वो जब परतवाड़ा जाते रहते हैं तो रास्ते में कोई डैम पड़ता है, तो जब आप डैम के पास जाओगे ना तो आप देखोगे, गर्मियों के दिन में ये ज्यादा पता चलेगा कि जो डैम का स्ट्रक्चर होता है, डैम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसा
तुम नोटिस करना, तुम जितना डैम के डेप्थ में नीचे जाओगे ना, मान लो तुम डैम गए देखने वहां पे, गर्मियों के टाइम में ज्यादा पता चलता है, ठीक है। तुम कभी डैम जाओगे तो डैम का जो स्ट्रक्चर तुमको दिखेगा ना, वो इस तरह की शेप का दिखेगा। अब सर ऐसा क्यों बना रहे हैं, बॉटम से डैम को थिक क्यों बना रहे सर, ये इतना इतना थिक क्यों बना रहे, ज्यादा सीमेंट खरीद लिया था क्या सर, इसलिए ऐसा बना रहे हैं क्या, नहीं, ज्यादा सीमेंट नहीं खरीदा था। एक्चुअल में क्या होता है, यहां पे ऐसे लिक्विड भरा हुआ है क्या, ऐसे पूरा लिक्विड भरा हुआ है। हमेशा याद रखना, जब भी हम ऐसे डेप्थ में नीचे मूव करते हैं, जब भी ऐसे डेप्थ में नीचे मूव करते हैं, प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। याद क्या रखना है अपने को, एक पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ। जब भी हम डेप्थ में नीचे मूव कर रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, देखो प्रेशर को हम क्या लिखते हैं, प्रेशर को ये लिखा था क्या, फोर्स अपॉन एरिया, ऐसा कुछ लिखा था ना। यहां से मैं फोर्स को ये लिख सकता हूं क्या, प्रेशर इंटू एरिया, जो फोर्स है, फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं। अब अगर प्रेशर इंक्रीज कर गया, इसका मतलब फोर्स भी इंक्रीज कर जाएगा क्या, बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना। तो यहां पर देखो, यहां पे जो वाटर है वो कम फोर्स से इसके वॉल्स को हिट कर रहा है, लेकिन यहां पर जो वाटर होगा वो ज्यादा फोर्सेस को हिट करेगा क्या, अगर ज्यादा फोर्सेस को हिट करेगा तो ये क्या कर सकता है, अगर ये वॉल थिन होता तो यहां पे फोर्स इतना ज्यादा डेवलप हो रहा है कि वो इसको तोड़ सकता था क्या, बात समझ में आ रहा है। अब ये जो डैम हमने बनाया है, ये 1 या 2 रुपए में तो बना नहीं होगा, ये ऐसा कि नहीं है कि भाई चलो डैम बनाते हैं, क्या क्या मोहल्ले में घूम घूम के 10-10 रुपए इकट्ठा कर लिया, बोले कि चलो डैम बनाते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। डैम बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, करोड़ों में रुपए लगते हैं डैम में। अब डैम बनाने के लिए करोड़ रुपए लग रहे हैं, तो छोटी सी गलती के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान तो करेंगे नहीं। अब नुकसान से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो बॉटम वाला वॉल होता है उसको थिक बनाते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पे प्रेशर, अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे प्रेशर P1 है और यहां पर प्रेशर P2 है, तो प्रेशर एट पॉइंट 2 जो होगा वो मच ग्रेटर होता है इन कंपैरिजन टू प्रेशर एट 1। प्रेशर एट पॉइंट 2 ज्यादा है, इसका मतलब जो फोर्स डेवलप होगा पॉइंट 2 पर, ये ज्यादा डेवलप होता है कंपेयर टू फोर्स एट 1। इसलिए क्या होता है, जो डैम्स होते हैं, डैम्स के वॉल को क्या किया जाता है, बॉटम से थिक बनाया जाता है। ये तुमको याद करके रखना है। Why the dams, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, why the walls of the dams are made thick, तो इसमें आंसर क्या लिखो, ये क्वेश्चन लिखना और ये आंसर लिखना। Why the walls of the dams are made thick, स्क्रीन को पॉज कर करके आप क्वेश्चन लिखोगे और इसका सोल्यूशन क्या लिखोगे, as we know that while moving downwards, as we know that while moving downward, या as we know while moving down in depth, pressure increases. If pressure increases, then the magnitude of force will also increase. अब to counterbalance the force applied by water, the walls of the dams are made thick. बात समझ में आ रहा है क्या, जो मैंने बताया है वो तुमको लिखना है। As we move deep inside water, pressure increases. With increasing pressure, force increases. Hence, the walls are made thick to counterbalance the extra force. बात समझ में आ रहा है क्या, तो ये हमें याद क्या रखना है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, जितना ज्यादा डेप्थ उतना ज्यादा प्रेशर, प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ। बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना। ये जो मैंने बनाया है तुमको स्क्रीन पॉज करके अपने कॉपी में बना लेना है। अच्छा, डेप्थ पे हमने वेरिएशन देख लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट। डेप्थ पे बात कर लिया ना, डेप्थ पे नीचे जाने से प्रेशर क्या हो रहा था, प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। अभी हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट। हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट, ठीक है। अच्छा, एज वी मूव above, yeah, as we move up, the layer of atmosphere decreases. ऐसा होता है क्या, the layer of atmosphere decreases
इसको ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं यहां पे। मान लो मैं बोल रहा हूं कि ये अर्थ का सरफेस है ऐसा, ये अर्थ का सरफेस है और इसके ऊपर ऐसा एटमॉस्फेयर का लेयर होता है ना। अब आप जैसे जैसे अभी मान लो यहां पर है, अगर पॉइंट 1 है पे तो पूरा पूरा एटमॉस्फेयर का लेयर आ रहा है क्या, लेकिन अगर यहां पर होते पॉइंट 2 पर होते तो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वो डिक्रीज हो गया क्या। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था वो तो एटमॉस्फेयर के लेयर के कारण था। अगर एटमॉस्फेयर का लेयर ही कम हो गया मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाएगा क्या। हम क्या बोल रहे हैं कि एज वी मूव अबव द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, above the layers of atmosphere pressure decreases, pressure जो होगा वो डिक्रीज होगा as atmospheric pressure, as atmospheric pressure, as atmospheric pressure, as we move above the layers of atmosphere pressure decreases, as atmospheric pressure is only because of layers of atmosphere, layers of atmosphere। बात समझ में आ रहा है। जब आप लिक्विड में वाटर सरफेस में डेप्थ में अंदर जाओगे प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब आप हाइट में ऊपर चढ़ोगे तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। तुमने ऐसा सुना होगा या अगर कोई हिली एरिया में गया होगा घूमने, कोई हिली एरियाज में अगर कभी गए होगे तो वहां पे तुमने देखा होगा कि कुछ लोगों को ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज्यादा हाइट पे जब चले जाते हैं ना तो वहां पे सांस लेने में प्रॉब्लम भी होती है। ऐसा सुना है क्या तुमने? हिली एरियाज में जब ट्रैकिंग करने या ऐसा कुछ जाते हैं लोग तो वहां पे क्या होता है, बहुत हाई एल्टीट्यूड में जब वो चले जाते हैं ना तो उस हाई एल्टीट्यूड में कुछ लोगों की ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, नाक से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। और कुछ लोगों को तुमने ऐसा सुना होगा कि उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, मतलब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसा क्यों है? वो सांसें जाए अटक अटक, वो ऐसा क्यों है? सांसें जाए अटक अटक, उसका रीजन क्या है? जैसे ही आप ऊपर मूव कर रहे हो, जैसे ही आप ऊपर मूव कर रहे हो, आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो प्रेशर में फ्लो कर रहा है क्या? आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल्स के अंदर, वो प्रेशर में फ्लो कर रहा है क्या? अब क्या है, आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो भी प्रेशर में फ्लो कर रहा है और बॉडी के बाहर का जो प्रेशर है, ये समझना है ध्यान से, आपके अंदर में भी एक प्रेशर है, उस प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, जो ब्लड है वो बॉडी में फ्लो कर रहा है और बॉडी के बाहर भी प्रेशर है ना। अभी अगर मैं ग्राउंड पर हूं ना, अगर मैं ग्राउंड पर हूं तो जो बाहर का प्रेशर है वो ज्यादा है। अभी अगर मैं ग्राउंड पर हूं तो जो बाहर का प्रेशर है वो ज्यादा है और बॉडी का प्रेशर क्या है, कम है। इसलिए लिक्विड, जो बॉडी का जो लिक्विड है वो बॉडी के अंदर ही फ्लो कर रहा है। लेकिन जब आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हो, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हो तो एक्चुअल में क्या होता है, बॉडी का प्रेशर ज्यादा हो जाता है और वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया ना। अब अगर बॉडी का प्रेशर ज्यादा है तो हमेशा तुम याद रखना कि लिक्विड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। लिक्विड ऑलवेज flows from liquid always flow from higher pressure to lower pressure। ये ना तुमने अपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। जैसे विंड क्या होता है, विंड हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में फ्लो करता है क्या? सुना होगा तुमने। विंड जो होता है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में फ्लो करता है। वैसे ही लिक्विड्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रेशर के डिफरेंस के कारण फ्लो करते हैं। जिधर भी प्रेशर कम होता है लिक्विड या एयर उस तरफ फ्लो कर जाता है। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान से समझो जो एग्जांपल मैं बता रहा हूं। हमने अभी क्या क्या सीखा? हमने एक तो सीखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर का लेयर है वो हम पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, उसको मैंने बोल दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। फिर हमने ये देखा कि जब हम डेप्थ में नीचे जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। अगर आप डैम्स को देखोगे तो डैम्स इसके बेस्ट एग्जांपल हो जाएंगे समझने के लिए। फिर मैं बता रहा हूं कि जब आप हाइट पे ऊपर चढ़ते हो ना तो प्रेशर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है।
क्यों कम हो रहा है? क्योंकि जब आप हाइट पे ऊपर जा रहे हो तो जो एटमॉस्फेयर का लेयर है वो कम होता जा रहा है क्या? एटमॉस्फेयर का लेयर कम होने का मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। अच्छा, अब मैंने एक एग्जांपल बताया कि कुछ लोगों को कुछ लोग जब हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो उनकी नाक से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? हमारे बॉडी के अंदर भी एक प्रेशर है जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, बीपी। हमारे बॉडी के अंदर भी एक प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, और बॉडी के बाहर भी प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है ग्राउंड में क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है और ब्लड प्रेशर कम है, इसलिए बॉडी का जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर ही फ्लो करता रहता है। लेकिन जब आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हो, हाई एल्टीट्यूड पे चले जाने पे क्या होता है? बॉडी का प्रेशर तो उतना ही है जितना पहले था, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया क्या? अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया तो अब क्या हो सकता है? बॉडी अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर कम, तो जो लिक्विड है, जो ब्लड है, वो बाहर तक आ सकता है क्या? तो ऐसा प्रॉब्लम कुछ लोगों को होता है जिसमें क्या होता है, सिंस बाहर का प्रेशर कम हो गया तो ब्लड बाहर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करता है, इसलिए उनके नाक से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है। ये कभी कभी ऐसा देखा गया है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तुमने एक और चीज पढ़ा होगा या सुना होगा कि हाई एल्टीट्यूड्स में कुकिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, जैसे प्रेशर कुकर, जो प्रेशर कुकर है वो कैसे काम करता है? वो अंदर में प्रेशर डेवलप करता है क्या? सेम, अगर आप जब भी कुकिंग कर रहे हो, मान लो किसी को थोड़ा बहुत कुकिंग आता है अगर, तो कुकिंग में वो क्या करते हैं, अगर बिना प्रेशर कुकर के अगर आप किसी चीज को बना रहे हो तो वो टाइम लगता है क्या? जैसे अगर आप राइस बना रहे हो, अगर आप दाल बना रहे हो, तो दाल अगर आप बिना कुकर के बनाओगे, बिना प्रेशर कुकर के बनाओगे तो टाइम लगता है। प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाता है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? प्रेशर कुकर ने क्या किया था? अंदर में प्रेशर डेवलप किया था क्या? इसका मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा कुकिंग उतनी जल्दी होगी क्या? प्रेशर कुकर का एग्जांपल अगर तुम समझोगे तो अंदर का प्रेशर जितना ज्यादा होता है कुकिंग उतनी जल्दी होती है क्या? उतनी जल्दी दाल पक जाती है। अब जब तुम हाई एल्टीट्यूड पे चले गए तो वहां पे प्रेशर कम हो गया ना? प्रेशर कम हो गया मतलब वहां पे कुकिंग क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा क्या? बात समझ में आ रहा है? तो ये वेरिएशन ऑफ प्रेशर है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट एंड वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। डेप्थ के साथ प्रेशर क्या हो रहा है? डेप्थ के साथ प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा और हाइट के साथ प्रेशर जो है वो क्या होगा? वो डिक्रीज होगा। ये बात तुमको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, क्लियर है क्या इतना? अच्छा, हाइट के साथ वेरिएशन में कुछ अगर फेनोमेना मैं बताऊं तो कुछ लोगों को ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है एट हाई प्रेशर। क्यों ब्लीडिंग हो रही है? जो मैंने समझाया है वो तुमको खुद से लिखना है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंट लिखोगे कि कुकिंग इज डिफिकल्ट एट हाई एल्टीट्यूड्स। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर होता है कुकिंग उतना इजी हो जाता है। अब जब हाई एल्टीट्यूड्स पे चले जाते हैं तो प्रेशर कम हो गया, इसलिए क्या होता है? कुकिंग जो होती है वो डिफिकल्ट हो जाती है। बात समझ में आया है क्या? तो ये मैंने प्रेशर का वेरिएशन बताया हाइट और डेप्थ के साथ, और इससे रिलेटेड कुछ फेनोमेना मैंने तुमको बताया है। अभी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस प्रेशर में, प्रेशर वाले क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल देख लेंगे, फिर ये ऑलमोस्ट हमारा जो प्रेशर वाला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे आइदर फ्रिक्शन या वर्क डन होगा शायद नेक्स्ट चैप्टर। देखते हैं क्या स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन देखते हैं। वो ब्रिक देखा है क्या? ब्रिक जो घर बनने में काम आता है। ऐसा कुछ होता है क्या? ये वो ब्रिक है जो घर बनने के काम में आता है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो ब्रिक है ना इसका मास गिवन है। ये जो ब्रिक है इसका मास गिवन है। मास ऑफ द ब्रिक इज 10 kg। 10 kg का मास है और ऐसा बोल रहे हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर ऐसा बोल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? ब्रिक अगर ऐसे रखा हुआ है, ये ब्रिक एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 में ब्रिक ऐसे रखा हुआ है
और क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द प्रेशर डेवलप्ड, फाइंड द प्रेशर डेवलप्ड, जो प्रेशर डेवलप्ड होने वाला है या जो प्रेशर यहां पे ग्राउंड पे ये जो प्रेशर लगेगा उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा अभी ध्यान से देखना, जो प्रेशर मुझे कैलकुलेट करना है, प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे प्रेशर का कैलकुलेशन करने के लिए दो बातें चाहिए भाई। प्रेशर जो होगा, प्रेशर को हम क्या लिखते हैं, फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं क्या, हाँ या ना। अच्छा फोर्स, अभी फोर्स कौन सा है, यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो उसके वेट के कारण लग रहा है क्या, ध्यान से सोचो तो। ये जो ब्रिक है, ब्रिक जो फोर्स नीचे लगा रहा होगा वो अपने वेट के कारण लगा रहा होगा क्या, तो जो फोर्स यहां पे नीचे लग रहा है वो क्या है, वो उसके वेट के कारण है। ये बात समझ में आ रहा है ना। तो फोर्स हमारे पास पता है वेट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा वही फोर्स होगा ना। तो प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूं, प्रेशर को मैं ऐसा लिख दूंगा, वेट अपॉन एरिया, ठीक है। अच्छा इसका वेट कैसे लिखेंगे, मास गिवन है अगर तो वेट कैसे लिखते हैं, वेट लिखते हैं हम लोग, वेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसा इसको जी से डिनोट करते हैं क्या, मास इनटू जी। ये सब मैंने तुमको सिखाया है एनएलएम वाले चैप्टर में, ये सब मैंने तुमको सिखाया है। तो वेट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वेट कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा उसका मास कितना है 10, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी क्या मान लेते हैं, जी का वैल्यू ऐसे तो 9.8 होता है, सिंपल कैलकुलेशन के लिए इसको कितना मान लेते हैं 10, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो ये जो वेट हमारे पास आएगा वो 100 न्यूटन का वेट आ गया क्या, बात समझ में आ रहा है। जो वेट हमारे पास आ रहा है वो कितना है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का वेट है। अच्छा एरिया, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप देखोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये एरिया हुआ क्या, जब तक डायग्राम नहीं समझ में आएगा आपको आंसर नहीं समझ में आने वाला। ये जो बॉटम का एरिया है यही तो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना। अब अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ से फाइंड करते हैं क्या। तो यहां पर अगर मैं एरिया लिखूं तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ भी इसका 1 सेंटीमीटर है और ब्रेड भी इसका 1 सेंटीमीटर है। अब ये एसआई स्टैंडर्ड्स में है, फोर्स जो है वो एसआई स्टैंडर्ड्स में है, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये एसआई है क्या, नहीं सर, एसआई में तो मीटर होता है ना। एसआई स्टैंडर्ड्स में लेंथ के लिए हम लोग मीटर यूज करते हैं क्या, हाँ या ना। तो ये जो सेंटीमीटर है उसको मुझे मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या, कैलकुलेशन ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा ना। हमें कैलकुलेट क्या करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है। प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही डेफिनेशन है। फोर्स का मतलब हो गया, यहां पे फोर्स कौन लगा रहा है, जो भी ब्रिक का वेट होगा वही तो फोर्स लग रहा है। तो ब्रिक का वेट डिवाइडेड बाय एरिया, कौन सा एरिया, तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसको मैंने ग्रीन से बनाया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अपने को फाइंड करना है क्या। वेट तो कैलकुलेट कर लिया, बहुत ही आसान था, मास इंटू जी के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया मेरे पास 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर है। अब ये सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फोर्स एसआई स्टैंडर्ड्स में, मुझे आंसर पैस्कल में चाहिए तो सब कुछ एसआई स्टैंडर्ड्स में लाने पड़ेंगे। हम रिलेशन क्या जानते हैं, 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर होता है क्या, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर को 1/100 मीटर्स लिख सकते हैं क्या। ये तुमने पढ़ा होगा अपने लोअर क्लासेस में, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर अगर है तो 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर के प्लेस में, 1 सेंटीमीटर के प्लेस में क्या कर सकते हैं, 1/100 मीटर लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना। अच्छा अभी ध्यान से देखना, इसका मतलब अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है तो 1 इंटू 1 को तो एज इट इज रहने दिया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर भी मल्टीप्लाई हो रहा है क्या एरिया में। तो ये जो एरिया है 1 को एज इट इज रहने दो, सेंटीमीटर के प्लेस में 1/100 मीटर रख सकते हैं क्या, दूसरे सेंटीमीटर के प्लेस में भी 1/100 मीटर रख दिया। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो एरिया कितना आ जाएगा, 1/10⁴ मीटर स्क्वायर आएगा। इस एरिया को ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, हाँ या ना। इसका कैलकुलेशन आप जानते होंगे, 1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁴, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब यहां पर अगर मेरे पास एरिया भी आ गया, मेरे पास एरिया कितना आ गया, मैंने सॉल्व किया और मेरे पास एरिया का वैल्यू कितना आ गया
एरिया मेरे पास है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं ना। प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स यहां पर 100 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻4, मतलब इसको ऐसा भी लिख लो 100, 10⁻⁻4 का मतलब क्या है 1 डिवाइडेड बाई 10⁻4। अब ये 10⁻4 जब ऊपर चला जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, प्रेशर इक्वल्स टू 100 इंटू 10⁻4, या प्रेशर को क्या लिख देंगे 10⁻6 पास्कल। ये हमारा आंसर है। आई होप ये तुमको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है भाई, ये कोई मुश्किल नहीं है। हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है प्रेशर। प्रेशर ढूंढने के लिए मुझे सिर्फ दो बातें जाननी है, एक तो कितना फोर्स लग रहा है वो जानना है, और कितना कॉन्टैक्ट एरिया है ये जानना है। फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए ब्रिक का वेट देख लिया, ब्रिक का वेट कितना है, और एरिया जानने के लिए क्या कर दिया हमने, लेंथ इंटू ब्रिक। अब बोलोगे सर ये 5 का काम नहीं है, तो 5 तो है ही नहीं ना कॉन्टैक्ट में। ये जो 5 सेंटीमीटर का इसका हाइट था ये तो कॉन्टैक्ट में है नहीं, कॉन्टैक्ट में तो ये वाला सरफेस है ना, तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस है सिर्फ उसका एरिया लेना है। ऐसे तो एरिया इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इन सब एरिया से अपने को मतलब नहीं है। अपने को मतलब है जो कॉन्टैक्ट एरिया है उससे। तो कॉन्टैक्ट एरिया ये बॉटम वाला जो फेस है उसी का एरिया है ना, तो वो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें क्या करना है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर के प्लेस में 1/100, इस सेंटीमीटर के प्लेस में 1/100, सिंप्लीफाई किया तो एरिया कितना आ जाएगा 1/10⁻4 मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया कितना हो गया 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आगे आ गया। अब प्रेशर भी मेरे पास है, प्रेशर कितना है मेरे पास, सॉरी प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे, फोर्स अपॉन एरिया कर देंगे। फोर्स भी मेरे पास है और प्रेशर भी मेरे पास है, दोनों को सिंप्लीफाई कर दोगे तो सिंप्लीफाई करने पर जो टर्म आएगा वो प्रेशर आ रहा है, और कितना आ रहा है 10⁻6 पास्कल का प्रेशर आ रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है, तो ये अपना आंसर होगा। आई होप ये कैलकुलेशन समझ में आया है। अगर ये कैलकुलेशन तुमको समझ में आया है, अगर ये कैलकुलेशन समझ में आया है तो एक क्वेश्चन आप क्या करना, खुद से सॉल्व करना। एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, इसको आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। और क्वेश्चन ये है, अभी ब्रिक कैसे रखा था, ऐसे रखा हुआ था इस तरह से। मान लो अगर सेम ब्रिक, ये जो सेम ब्रिक है, ये ब्रिक अगर ऐसे रखा होता, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। सेम 10 kg इसका मास है। फिर से आपको क्या करना है, प्रेशर ढूंढ के बताना है। बात समझ में आ रहा है, कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है बॉटम सरफेस में, वो आपको ढूंढ के बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो सेकंड क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लोगे। ट्राई करना है इसको, और जो भी आंसर आएगा आप मुझे पोस्ट कर देना आंसर, ठीक है।